अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान एवं संबंधित राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद कर लेना अच्छे से। अशोक के इसमें 12 शिलालेख दिए। शिलालेख के स्थान शाहबाजगढ़ी, संबंधित राज्य पेशावर पाकिस्तान, और है मनसेहारा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है, गिरनार गुजरात बहुत बार पूछा गया है कि गिरनार शिलालेख कहाँ है, तो गुजरात में। धौरी तथा जौगढ़ उड़ीसा, इरगुंडी राजुल मंडीगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में रूपनाथ और गुर्जरा है। ये मध्य प्रदेश के पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूपनाथ और गुर्जरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सासाराम बिहार, भ्रू वैराट राजस्थान, मक्सी गोविंदमठ कर्नाटक, मक्सी गोविंदमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धिपुर सिद्धिपुर, और है जंटी गरावेश्वर, कनगनहल्ली, पाल किंगडू, ये सब कर्नाटक में है। और अरोरा अहोरोरा उत्तर प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे भ्राऊ अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया गया। तो ये पूछ सकते हैं कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कौन से अभिलेख में बताया, तो भ्राऊ अभिलेख में बताया है। और ये भ्राऊ अभिलेख कहाँ है, तो वैराट राजस्थान में है। पुराणों में अशोक ने अशोकवर्धन कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में इस बार पुराण दिया हुआ है। तो पुराण में अशोक को अशोकवर्धन और देवनाप्रिय प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक में 8 वर्ष बाद, अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया और कलिंग को राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु अशोक के बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा किसने दी थी, तो ये उपगुप्त ने, एक भिक्षु था, उसने दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, कल्लण के राजतरंगी में पता चलता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कौन से ग्रंथ में पता चलता है, तो कल्लण के तरंगिणी में। और ये भी पूछा जा सकता है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखित है, तो कल्लण के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप नोट कर लीजिए। शैव धर्म का उपासक था अशोक। ये निग्रो के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की 12 वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ये अशोक का यात्रा वृत्तांत है। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख और निकाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण है। अशोक के प्रमुख शिलालेख तथा वर्णिक विषय, ये शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। ये टेबल में जो दिए है पूरे 14 के 14 शिलालेख। तो शिलालेख पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं तथा कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथे शिलालेख में इसमें भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6वें शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें शिलालेख में इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे।
14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक ने आजीविकों के लिए कौन सी पहाड़ी का निर्माण कराया था, तो बराबर की पहाड़ियों का। और बराबर की पहाड़ियों का निर्माण किसने कराया था? बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो वो अशोक ने कराया था आजीविकों के रहने के लिए, जिनका नाम था कर्ज चौपाल, सुमाद्रा, सुदामा, सॉरी कर्ज चौपार, सुमादा और विश्व झोपड़ी। ये 4 गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ी पर, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। उस अशोक ने 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया है तथा महापात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ये जो टेबल दिया है अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थंकर का, क्योंकि अभी इस बार मेंस के पेपर में पूछा गया था कि कितने अर्थशास्त्र में कितने रत्निक है, तो उसके बारे में पूछा गया था। तो ये उसी का, अगर आप इसको पढ़े होते तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन बनता। तो ये 18 तरह के रत्नी या तीर्थ का उल्लेख है। अधिकारियों, रत्नी को अधिकारी कहते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, देवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्ययन, समाहर्ता, आय का संग्रह करता, ये आ चुका एमपीपीएससी प्री में 2-3 बार। सन्निहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रसाता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख, न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षक का अध्यक्ष, कार्मांतिक उद्योगों और एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष को कहते थे, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उसके लिपियों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, गोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के शिलालेख अफगानिस्तान में, गोष्ठी लिपि के शिलालेख शाहवाजगढ़ी एवं मनसेहारा पाकिस्तान के पेशावर के निकट, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि में। तो मतलब भारत में अगर शिलालेख पूछे जाए अशोक के, तो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। गोष्ठी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने को प्राप्त हुई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख को प्रथम बार पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की, तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के जो स्तंभ लेख है उसकी संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायक ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख में मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख में रानी का अभिलेख कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि रानी का अभिलेख किसे कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख रुम्मिनदेही है। इसी में लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक का भू स्वराज्य की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया, और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया था।
महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्र अभिलेख में मौर्यकाल के में अकाल सूखा जैसी देवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य के लिए किए जाने का विवरण मिलता है। प्रथम प्रत्यक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुन्ना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अर्मेनिक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक ये सम्राट साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपता परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी, जो वर्तमान में भारत में मंत्री परिषद है। ये समझो कि अशोक के मंत्री परिषद से इसकी प्रेरणा ली गई है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ के रूप में उल्लेख महापात्र, जिसे महापात्र भी कहा जाता है, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया, जो विस्पति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों की सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल कार्य करता था। 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूल किया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति का कार्य था उद्योग एवं शिल्प का कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति का कार्य था कि विदेशियों की देखरेख। तृतीय का जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ का व्यापार और वाणिज्य की देखभाल। पंचम निर्मित वस्तुओं का विक्रय एवं निरीक्षण। और छठवां बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो पूछा जाता है कई बार कि एग्रोनोमाई कौन था, तो ये मार्ग अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में शैल्यूकस की गुलामी से मुक्त कराया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि लुटेरों की सेना किसकी सेना को लुटेरों की सेना कहा जाता है और ये किसने कहा है। तो जस्टिन ने कहा है चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाली संस्था गुप्तचर संस्था को संस्था कहा गया है। गुप्तचर को संस्था कहा गया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। रज्जुक काय को बोलते थे? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये दोनों क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री में पुराने सालों में पूछे गए हैं। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज की माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में पूछा जा सकता है कि अनाज की माप के लिए क्या उपयोग किया जाता है? द्रोण।
द्रोण का संबंध क्या है? तो मौर्य काल में अनाज की माप से। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित है? तो ये 7 वर्गों में विभाजित है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। प्रवर्तक कहाँ का राजा था? कश्मीर का। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार, ये पुराण याद रखना है कि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य शासक वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगधवर शुंग वंश की नींव डाली। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। अब पढ़ेंगे हम ब्राह्मण संप्रदाय।